अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन का जो सीज़ फायर ईरान की जंग के बीच में अपने तय पर किया था, यानी एक तरफ़ा सीज़ फायर जो किया था, उसको 10 दिन और बढ़ा दिया। अब इसको क्या माना जाए कि ट्रंप की कोई एक नई चाल है, ये सीज़ फायर है, या तूफान के पहले की कोई शांति है? अमेरिका ने जो 10 दिन का जो अपना सीज़ फायर बढ़ाया है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ट्रंप ईरान, मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में शांति कायम करने की तरफ सोच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस सब सीज़ फायर के खेल के पीछे पूरा गेम प्लान क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? नमस्कार, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं हूँ राजेश सिरोठिया। अब हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि इस सीज़ फायर के गेम प्लान के पीछे आखिर छुपा क्या है, उसकी रणनीति क्या है, इजराइल क्या चाहता है। और ये बिल्कुल आप मान लीजिए कि ये सिर्फ जंग नहीं है, ये कंट्रोल्ड पावर गेम है। ये सीज़ फायर नहीं है, बल्कि कि स्ट्रेटेजिक पॉज है, जिसको कहते हैं रणनीतिक विराम। और ये क्यों दिया गया है, इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल, आप देख सकते हैं कि इस पूरी जंग के दौरान पीछे नहीं हटा है। उसने लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह को बुरी तरह से निशाना बनाया हुआ है और ज़बरदस्त तबाही करके उसने इन के इन प्रकार दक्षिणी लेबनान को न सिर्फ हिजबुल्लाह से मुक्त करने की कोशिश की है, क्योंकि ईरान का एक प्रॉक्सी संगठन है, सबसे खूंखार प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। न सिर्फ उसका सफाई का इंतजाम किया है, बल्कि वो दक्षिणी लेबनान को अपने कब्ज़े में लेकर अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करना चाहता। और इसी के चलते उसने जो उत्तरी लेबनान और दक्षिणी लेबनान के बीच में जो नदियाँ हैं, उनके जितने भी पुल हैं जो कि उत्तरी लेबनान को दक्षिण लेबनान से जोड़ते हैं, उन मजबूत पुलों को अगर बमों से वो नहीं उड़ा पाए, बारूद से नहीं उड़ा पाए, तो उनको बैलिस्टिक मिसाइल और जो बंक बस्टर जो होते हैं, बंकर बस्टर बम, उनके जरिए उन्हें नष्ट किया है, ताकि उत्तरी लेबनान जो है वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए और दक्षिणी लेबनान इजराइल का एक हिस्सा बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो अमेरिका ने इस जंग में कूदा इसीलिए है क्योंकि वो उसकी पूरी प्रतिबद्धता जो है वो इजराइल के लिए है। सबसे बड़ी प्राथमिकता सूची में उसका इजराइल है, उसके हितों का पोषण करना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इजराइल केवल 48 लाख यहूदियों का देश है, जिसको कि सारे जो मुस्लिम मुल्क जो हैं, ख़ास तौर से ईरान और उसके जो प्रॉक्सी संगठन, जिनको कि वो पल्वित पोषित करता है हथियारों से, सैन्य मदद से, आर्थिक मदद से, और वो अगर आप कहें तो शिया मिलिशिया है, यमन में उनके हुती बैठे हुए हैं विद्रोही, और इधर हिजबुल्लाह और हमास को तो निश्चित रूप से वो कर ही रहा था, जिसको कि काफ़ी हद तक इजराइल ने ठिकाने लगा चुका है। अब उसने हिजबुल्लाह की तरफ, सफाई की तरफ पूरी तरह कदम बढ़ा दिए। और जैसे ही पता उसको चला कि 5 दिन का सीज़ फायर जो शुक्रवार को ख़त्म होने वाला था, तो उसके जो गेम प्लान था इजराइल का, वो पूरा नहीं होते दिखा। तो एक कारण ये भी समझ में आता है कि ट्रंप ने इजराइल को अपने जो मंसूबे जिसको लेकर वो ईरान के युद्ध में कूदा है, और अमेरिका ने उसका खुलकर साथ दिया। पिछली बार तो बाद में दिया था, जब 13 जून से 24 जून के बीच में जंग हुई थी, लेकिन इस बार वो पहले शुरुआती दौर से ही रहा। लेकिन अब उसने सीज़ फायर करके, क्योंकि जो हरमुज़ की खाड़ी से जो तेल की निकासी बंद होने से पूरे दुनिया के अधिकांश देशों में, जो कि खासतौर से एशियाई देश हैं, उन जो पूरी तरह से खाड़ी के देशों पर निर्भर हैं, उनमें हाहाकार की स्थिति मच गई।
और ट्रम्प जो कि इस जंग में हीरो बनने की मंसूबे लेकर उतरे थे, वो जीरो बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ा ही एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लान उन्होंने किया है। और अगर हम इजराइल की बात करें और अमेरिका की बात करें तो ये बात बहुत साफ आ जाती है कि ये सीज़ फायर कोई डिफेंस नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ऑफेंस की तैयारी, माने ये सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि एक बड़े हमले के लिए तैयारी की गई है। और अब ट्रम्प की अगर हम बात करेंगे तो उनके ऊपर 3 तरह के दबाव है। इजराइल का पूरी तरह से समर्थन करना, अगर वो पीछे हटते हैं तो इसका उनकी पूरी वैश्विक साख जो है उस पर गहरा असर पड़ेगा, बल्कि उनको अपने देश के भीतर भी राजनीतिक विरोधियों, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से भी उनको अपने विरोध का सामना करना पड़ेगा। और टैरिफ वार की जो मार झेल रहे अमेरिकी नागरिक हैं, जो महंगाई के कारण त्रस्त हैं, उन्हें अब जो है टैक्स का बोझा, जो सेना का जो खर्च हुआ है $100 से अधिक का, और अमेरिका अभी भी $200 अरब और मांग रहा है, तो ये तो भार जो है टैक्स के रूप में अंततः अमेरिकी नागरिकों को ही भुगतना पड़ेगा। तो जाहिर है कि चौतरफा चुनौतियों के साथ ही नवंबर में होने वाला एक उपचुनाव भी है, जिसमें कि ट्रंप की पूरी साख दांव पे लग गई है कि अगर वो इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो शायद ये पहला मौका होगा कि किसी राष्ट्रपति को बीच कार्यकाल के बीच में हटना पड़े या इतने कमज़ोर हो जाएं कि वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं बचे। इसलिए ट्रंप ने क्या कर रहा है, ट्रंप को इन सारी हालात का और स्थितियों का, परिस्थितियों का और भावी चुनौतियों का अंदाज़ा है, इसलिए वो एक बहुत ही कंट्रोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। यानी जंग खत्म भी नहीं और उसको भड़कने भी नहीं दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा डर क्या छुपा हुआ है, वो ये है कि अगर ईरान सीधे जंग में कूद गया तो पूरा मिडिल ईस्ट, जो कि तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक समूह है मिडिल ईस्ट के देशों का, जिनमें से 9 देशों ने अमेरिकी सैन्य बेस बनाने के लिए अनुमति दे रखी है, जिनको कि काफ़ी हद तक ईरान तबाह कर चुका है। और अगर ये जंग बढ़ी और खाड़ी के जो है तेल के ठिकानों पर हमले हुए, जो कि छुटपुट हुए हैं अभी, लेकिन अगर उसने जंग का रूप लिया तो काफ़ी होंगे, तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। इस खतरे से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो अभी तक जो युद्ध ट्रंप की नीतियां हैं, उससे युद्ध बहुत कंट्रोल्ड नज़र आ रहा है। यानी उसने इजराइल को खुली छूट दे रखी है। दक्षिण लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी संगठन जो है हिजबुल्लाह, उसका सहयोगी है, जो उसके कई हाथ पैर हैं। एक्चुअली अमेरिका जो है या इजराइल जो है, वो तेहरान को ही ईरान समझने की भूल कर बैठे, जबकि ईरान की ताकत जो है वो 31 प्रांतों में बटी हुई थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 31 मोर्चों पर तो उनको लड़ाई लड़ना ही पड़ रही है। साथ ही ये जो 2 प्रॉक्सी संगठन है, शिया मिलिशिया और हिजबुल्लाह, ये भी बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़े हुए हैं। हमास खत्म है और अभी हुती शांत हैं, और यही जो है एक बड़ी संतोष की बात अमेरिका और इजराइल के लिए हो सकती है। इसका एक अलग सिनेरियो की अगर हम बात करें तो अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है छोटे छोटे हमले हो रहे हैं। सीज़ फायर का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, पहले 5 दिन फिर 10 दिन, यानी कि जंग तो जारी रहेगी लेकिन सीमित दायरे में होगी। अमेरिका पीछे हटे और इजराइल अकेला लड़े, इस बात की संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आती, क्योंकि अमेरिका ने साथ भी इजराइल के साथ में शुरू किया है और अंत भी उससे करेगा। अमेरिका ने इजराइल की एक बहुत बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया कि उन्होंने जो अमेरिका का ईरान का जो सबसे बड़ा तेल गैस का भंडार है सॉर्स की खाड़ी में, वहाँ पर उन्होंने हमला किया।
जिसमें कि कतर का भी बहुत बड़ा निवेश था, जो कि अमेरिका का दोस्त है। और कतर के विरोध के बावजूद इजराइल को उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कह के हो गया कि हमसे पूछा नहीं। इजराइल ने कहा हमने सब पूछ के किया था। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे ये सीज़ फायर जो है शांति नहीं है, इस बात के ऊपर आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहें कि जंग को कंट्रोल में रखना, ईरान की बढ़त को सुनिश्चित करना, यानी खेल खत्म नहीं हुआ है, बस अगला राउंड शुरू होने वाला है। यह सीज़ फायर नहीं, एक काउंटडाउन है। और अगर हालात बदले या बिगड़े तो मिडिल ईस्ट को अपनी पूरी चपेट में ले लेगा ये आग। तो हम तो सब यही कहेंगे कि दुनिया में शांति की खातिर अब इजराइल को अपना जो सपना या अमेरिका के जो आड़ लेकर जो कुछ भी वो कर रहा है, वो अपने उसमें अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको अगर वो विस्तार करता है तो वो करे। लेकिन ये दुनिया पूरी जो है ना, इसकी आग की जो लपटें उठ रही हैं उसमें ना झुलसे। और लेकिन जो सीज़ फायर जिस तरह से अमेरिका एक तरफा कर रहा है और ईरान उसको पूरे सिरे से नकार रहा है, अमेरिका ने ईरान के सामने सीज़ फायर करने के साथ में जो शर्त रखी हैं वो ईरान कभी मान नहीं सकता। और ईरान ने जंग ख़त्म करने के लिए उनके विदेश मंत्री अगराची ने जो भी मांगें रखी हैं उसे मानना भी अमेरिका से के लिए बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका खुद भी इतना आर्थिक रूप से लहूलुहान हो चुका है कि उसके बूते ऊपर अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, अमेरिकी सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती हुई जब भी जंग थमेगी। तो मित्रों, ये सीज़ फायर को आप जो है शांति ना समझें, बल्कि ये समझ लीजिए कि ये खामोशी जो है किसी एक बड़ी जंग की आहट दे रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये ना सिर्फ ईरान, खाड़ी के देश, इजराइल, अमेरिका या दुनिया के कई देश इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो मित्रों, मैं अपनी बात को, अपने विश्लेषण को मैं राजेश रोटिया यहीं विराम देता हूँ। आगे हम और चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर रखेंगे। अगर पसंद आता है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।